नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा। आज से कुछ समय पहले मैंने एक किताब पढ़ा था। उस किताब में इस बात का जिक्र किया गया था कि सीपीआई माओवादी के जो सेंट्रल कमेटी है, सेंट्रल बॉडी है, उसमें 90% तक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि दलित शोषित समाज की तरफ से आते हैं। और यह चीज पूरी पार्टी की ढांचा को तय करता है। दरअसल जिन्हें क्रांति की जरूरत है, जिन्हें संघर्ष की जरूरत है, जिन्हें नया बदलाव की जरूरत है, अगर वह तबका आंदोलन में शामिल होता है, इस नेतृत्वकारी निकाय में होता अगर है, तो इसका परिणाम दूरगामी होता है। वो संघर्ष को अंत तक लेकर के जाते हैं और बदलाव की भूमिका रचते हैं। लेकिन अगर कोई तबका उसमें लाभार्थी तबका रहता है, तो वह लाभार्थी तबका उस संघर्ष को एक सीमा तक ले जाकर के छोड़ देने की बात करते हैं या पलायन कर जाते हैं, या फिर उसके आगे आंदोलन को बढ़ाने की बात वो नहीं करते हैं। यह एक बड़ा बदलाव है। जब सीपीआई माओवादी में 90% तक निचले तबके के लोग, दलित, शोषित, आदिवासी, महिलाएं, इस तरीके के लोग जब शामिल हो गए, तो स्वाभाविक तौर पर अब उसमें जो ब्राह्मणवादी तबका आता है, जो शोषित समाज तो के मतलब जो समाज अभी है, उसमें ब्राह्मणवाद का जो पोषक तत्व है, अगर वह भी उसमें शामिल हो जाता अगर है, चीजें बदलने लगती है। हम ये बात क्यों कर रहे हैं? ये बात इसलिए कर रहे हैं कि भारत में जो समाज है, वह ब्राह्मणीय हिंदुत्ववादी के तहत चलता है। और ब्राह्मणवादी हिंदुत्व जो है, वह समाज के उन तबकों को नष्ट करने की बात करता है, गुलाम बनाने की बात करता है, जो तबका की आज जिन्हें क्रांति की सबसे अधिक जरूरत है। दरअसल यही वो तबका जिसे क्रांति की सबसे अधिक जरूरत है, और यही कारण है कि वह तबका जो है संघर्ष को अंत तक चलाना चाहता है, संघर्ष को नई दिशा तक ले जाना चाहता है, देता भी है। अभी हम इस सवाल को इसलिए उठाना चाह रहे हैं कि अभी जो आप सीपीआई माओवादी के अंदर जो डिबेट चल रही है, या फिर एक आत्मसमर्पण का जो खबरें आई है सड़कों पर, बाजार में, मार्केट में, वो खबर यही है कि उसके जो प्रवक्ता थे, जो अभय नाम से देते थे प्रेस बयान, जिनको कि अब निकाल दिया गया, हटा दिया गया है, और सोनू थे, वेणुगोपाल थे, ये ब्राह्मण तबके से आते थे। और इनकी लड़ाई जो है, शायद यही वजह था कि वो लड़ाई को एक स्तर तक ले जाकर के उसको डैमेज करने के बाद वो करने लगे थे। क्योंकि ये तबका ब्राह्मणवादी तबका रहा है, इसलिए इनकी भी एक सीमाएं बंध जाती है। लेकिन वास्तव में जो समाज के शोषित दलित तबके हैं, आदिवासी तबका है, जो और महिलाएं हैं, उनको क्रांति की सबसे अधिक जरूरत है। और यही कारण है वह इस आंदोलन को अंत तक ले जाने की बात करते हैं, वह इस क्रांति को सफल बनाने की बात करते हैं। इसीलिए इस अंतर को समझना बहुत जरूरी होता है कि एक ब्राह्मण तबका जो क्रांति की बात करता है, लेकिन एक सीमा तक जाकर के रुक जाता है, उसका प्रतिनिधित्व आज की तारीख में सीपीआई माओवादी के अंदर ये वेणुगोपाल कर रहे हैं, जो सोनू दादा के नाम से जाने जाते हैं। और दूसरा तबका वह जो क्रांति की सबसे अधिक जरूरत है, वो है देवजी, हिडमा, या ऐसे जैसे बहुत सारे लोग जो कि वास्तव में जिन्हें क्रांति की जरूरत है, जिन्हें सरकार प्रताड़ित करती है, जिसे सरकार तंग तबाह करती है, इनके घरों को लूटती है, इनकी महिलाओं की इज्जत को बर्बाद करता है, इनकी संपत्तियों को छीन लेता है, और ये सब ब्राह्मणवादी कल्चर के अधीन होता है। यही कारण है कि सोनू उर्फ वेणुगोपाल ने जब हथियार डालने की बात कहा, सीपीआई माओवादी के वह तबका जो 90% तक पार्टी के अंदर आ चुके हैं, दलित शोषित समाज के लोग, वह लोग अड़ गए हैं कि नहीं, हमें क्रांति करनी ही है। दरअसल क्रांति भी करना उन्हीं को है, क्रांति की जरूरत भी उन्हीं को है, क्रांति का लाभ भी उन्हीं को मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा, अगर लाभ इसका, नुकसान किन्हीं को होगा अगर, तो वह है ब्राह्मणवादी सामंत की सोच को, उनके लठैतों को, उनके जो पाले गए लोग हैं उनको। यही कारण है कि जब अभय ने, मतलब सोनू ने, वेणुगोपाल ने जब सरेंडर करने की बात कही, तो उनके ऊपर सीधे सीधे पार्टी ने एक्शन लिया है और उनको एक प्रवक्ता पद से निकाल दिया, हटा दिया, उनके हथियार को सरेंडर करने की बात
हुई हो रही है। ये अलग बात है कि जो नेताओं ने बयान जारी किया था 20 तारीख को, जो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, उनकी हत्या की जा चुकी है। कट्टा, राजू और कोसा, 2 सीसीएम की एक साथ हत्या एक बड़ा सवाल है। इसी चर्चा पिछले वीडियो में कर चुके थे। यहाँ हम चर्चा करेंगे वेणुगोपाल के बारे में, जो वेणुगोपाल किस तरीके से चीज़ों को चलाए हैं, उनका क्या पृष्ठभूमि रहा है। सीपीआई माओवादी ने जाति के सवाल पर एक सबसे बड़ा डिबेट खड़ा किया था और उन्होंने एक पुस्तक भी लिखा था। कम्युनिस्टों पर लगातार ये आरोप लगता रहा है कि वो ब्राह्मणों की पार्टी है और अब जब सीपीआई माओवादी के अंदर में सचमुच में दलित, आदिवासी, महिला तबका शामिल है, यही कारण है कि माओवादियों के हर संघर्ष में जो भी इनकाउंटर होता है, बड़े पैमाने पर माओवादी महिलाएं मारी जाती है, क्योंकि महिलाओं को सबसे अधिक जरूरत है इस आंदोलन की, इस क्रांति की, इस जीत की। तो ऐसे में जब उन्होंने किताब लिखा था जाति के सवाल पर, सीपीआई माओवादी का बहुत ही प्रसिद्ध बुक है, लाइन है, तो उसमें भी कहीं न कहीं ब्राह्मणवादी छौंक दिखता है, जिसको दुरुस्त करने की जरूरत है, जो बाद में लोग संभव है कर लेंगे। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं मल्लोजुल्ला वेणुगोपाल राव के बारे में, जिन्होंने की सरेंडर करने की बात किया है और पार्टी ने उनको बाकायदा किनारे लगा दिया है। मल्लोजुल्ला वेणुगोपाल राव, जिनका नाम सोनू, अभय, भूपति, विवेक और राजन जैसे उपनामों से जाना जाता है, सीपीआई माओवादी के एक वरिष्ठ नेता हैं, बल्कि यूं कहें पॉलिट ब्यूरो सदस्य हैं। वे लगभग 40-50 वर्षों से भूमिगत जीवन जी रहे हैं और माओवादी आंदोलन के वैचारिक और संगठनात्मक रणनीतिकार के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ पर जब हम वेणुगोपाल की बात कर रहे हैं, तो ये भी समझना चाहिए कि जब कोई बड़े लीडर का इस तरह से पतन होता है, तो दरअसल वो नकारात्मक शिक्षक होते हैं, जो ये बताते हैं कि इस तरह से नहीं करना चाहिए। नकारात्मक टीचर होते हैं वो भी। इसलिए ये अगर उनके रणनीतिकार रहे हैं, तो निश्चित तौर पर यह दिखाने के लिए ज़रूरी है, बताने के लिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये नकारात्मक शिक्षक के तौर पर इतिहास में दर्ज हो गए हैं, माओवादियों के इतिहास में। उनके बारे में जो जानकारी मिली है विभिन्न स्रोतों से इंटरनेट के ज़रिए, वो मैं आपको बता रहा हूँ। उनका जन्म तेलंगाना के पेद्दापल्ली जिले में एक तेलुगु ब्राह्मण के परिवार में हुआ था। उनका उम्र वर्तमान में लगभग 70 वर्ष है। इन्होंने ये साधारण पृष्ठभूमि से आते थे और 70 के दशक के अंत में माओवादी आंदोलन से जुड़ गए, जिसके बाद वो भूमिगत हो गए। जब 70 में ये हुए थे, उसमें कर्म मजूमदार भी जीवित थे, तो स्वाभाविक तौर पर इनको उनसे भी जरूर मुलाकात हुई होगी। तो ये उस सीरीज को लेकर के आगे बढ़े हैं। वेणुगोपाल माओवादी नेता हैं और ये जो है मल्लोजुल्ला कोटेश्वर राव किशन जी के छोटे भाई हैं, जिनकी 2011 में पश्चिम बंगाल में में पुलिस ने उनको मार डाला था। एक धोखे से उनकी हत्या कर दी गई थी। उनकी पत्नी मतलब इनकी मतलब ये जो हमारे वेणुगोपाल साहब हैं, इनकी जो पत्नी है बिमला श्रीराम उर्फ तारक्का, जो दिसंबर 2024 में महाराष्ट्र के पुलिस के सामने सरेंडर कर चुकी हैं और वर्तमान में वे पुलिस पुनर्वास शिविर में रह रही हैं। उनकी भाभी पोतुला पद्मावती, जो सुजाता किशन जी कोटेश्वर राव की पत्नी थी, वे भी माओवादी संगठन की केंद्रीय कमेटी सदस्य थी। उन्होंने जो है भी आत्मसमर्पण कर दिया है पिछले ही दिनों, जो जनता सरकार की राष्ट्रपति थी। वेणुगोपाल 1980 के दशक में माओवादी गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्होंने महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में माओवादी आंदोलन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और बाद में दंडकारण्य क्षेत्र के नेता बने। लगभग 1997 से ये सीपीआई माओवादी की केंद्रीय कमेटी के सदस्य हैं और पॉलिट ब्यूरो सदस्य भी रहे हैं। 2010 में पार्टी के पूर्व प्रवक्ता चेरुकुरु राजकुमार आजाद की मौत के बाद
अभय उपनाम से पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता बने और प्रेस बयान जारी करने लगे। ये मुख्य रूप से वैचारिक लीडर थे और ये संगठन के सैद्धांतिक रणनीतिक मामले के विशेषज्ञ थे। वे पार्टी के दूसरे स्तर के नेतृत्व में शामिल थे और किशन जी की विरासत के कारण, क्योंकि किशन जी लालगढ़ को देख रहे थे, उनकी वहाँ हत्या हुई थी, पुलिस ने किया था उनका हत्या, तो इनका संगठन में एक मजबूत प्रभाव भी बन गया। हाल की गतिविधियों में वेणुगोपाल की स्थिति ये भी है कि वे स्वास्थ्य उनका खराब है, 70 साल की उम्र हो गई है, सक्रियता उनकी घट गई है और वे एक छोटे से एक समूह का नेतृत्व कर रहे हैं। कहा जाता है कि उनके चाल ढाल में भी बहुत सारी कमजोरियां आ गई हैं। 24 में उन्होंने कई बयान जारी किए थे जिसमें शांति वार्ता और हथियार त्यागने की अपील शामिल थी। मतलब ये पहले से ही हथियार डालने की बात कर रहे थे। 2 अप्रैल 24 को शांति वार्ता का प्रस्ताव दिए थे। दूसरी बार 10 मई 2024 को मुख्य धारा में लौटने की इच्छा जताई थी और अभी 15 अगस्त 25 को इन्होंने अस्थायी रूप से हथियार डालने की बात का बयान दिया था और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को माननीय भी इन्होंने कहा था। माननीय कहना एक आपत्तिजनक माओवादियों में इसलिए माना जाता है कि माओवादी मानते हैं कि यही गृह मंत्री और प्रधानमंत्री हैं जो कि देश की जनता को उत्पीड़ित कर रहे हैं और आदिवासियों का शोषण या दलितों का उत्पीड़न या महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए जिम्मेदार है। इसीलिए इन लोगों पर इनका आक्रोश ज्यादा रहता है और इनसे ये नफरत करते हैं। इसके अलावा इन्होंने जनता से माफी मांगते हुए 6 पन्नों का पत्र जारी किया था, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आपको पूरी पन्ना का पत्र सुनाया था और इस पन्ने में उन्होंने कहा था कि हमसे गलतियां हुई है, जनता को जैसे जीना है अपना जिए, हमें उनसे अब कोई मतलब नहीं है। मई 25 में पार्टी महासचिव बासवराज की मौत के बाद वे नेतृत्व के संभावित दावेदार थे, लेकिन उनके आत्मसमर्पण की भी अफवाहें लगातार उड़ रही थी, जिस कारण कि इनको नहीं बनाया गया था महासचिव। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर ये महासचिव बनते तो निश्चित तौर पर जिस तरह से अमित शाह ने कहा था कि 31 मार्च 26 तक माओवाद को समाप्त कर देंगे, तो निश्चित तौर पर ये महासचिव के रूप में सीपीआई माओवादी को समाप्त ही कर देते। और यही कारण है कि इनबाला केशवराव की शहादत के बाद या उनकी मौत के बाद इनको महासचिव नहीं बनाया गया, जबकि सीनियरिटी में और योग्यता में भी काफी उच्च स्तर पर थे। शायद इनका ब्राह्मणवादी सोच, कल्चर और कई चीजें जो तय करता है, उस कारण भी इनका पतन एक मसला बन गया, जिस कारण कि इनको नहीं बनाया गया महासचिव और दलित समाज से आने वाले देव जी को महासचिव बनाया गया। इससे पहले बासवराज भी दलित समाज के ही थे। बासवराज की शहादत के बाद एक चीज और हुआ है, वो ये हुआ कि हिडमा जो कि आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, हिडमा को सर्च कमेटी में जगह में तो मिली ही है और उनको दंड कारण का जवाबदेही मिल गया है। इस तरह सब कह सकते हैं कि माओवादियों का नेतृत्व अब वह तबका कर रहा है जिसे सचमुच में क्रांति की जरूरत है, जिसे सचमुच में इस देश में बदलाव चाहिए, जिसको सचमुच में इस देश के लिए उनको कुछ करना है। अब सीपीआई माओवादी का नेतृत्व ऐसे ही लोगों के हाथ में है और यही कारण है कि ये जो वेणुगोपाल हैं पीछे हट गए हैं और ब्राह्मणवादी जो कल्चर था, जो सोच था, इस पर कई सारे उनके व्यवहार भी आएंगे। इससे पहले कौबाद गांधी के बारे में भी एक दस्तावेज लिखा गया था माओवादियों की तरफ से, जिसमें उन्होंने कौबाद गांधी को अंदर किस तरह से एक कल्चर, सामंती कल्चर चल रहा था, किस तरह से उनके अंदर में पनप रहा था, उस चीज़ों को गलत चीज़ें पनप रही थी, उन चीज़ों को उन्होंने व्याख्यायित करते हुए पुस्तक लिखा था। और कौबाद गांधी ने जो फ्रैक्चर्ड फ्रीडम करके एक पुस्तक लिखी थी, उसके जवाब में ही इन्होंने उस किताब को लिखा था और गद्दार कौबाद कर करके वो किताब है। आप कहीं पर भी इंटरनेट से उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और इससे आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से पार्टी के अंदर, सीपीआई माओवादी के अंदर जो जातिगत धारणाएं हैं, उसको भी किस तरह से ब्रेक किया जा रहा है और
समाज के शोषित तबके के लोगों को ही नेतृत्व में जगह दी जा रही है। स्थिति ये है कि जब ये जो है नमला किशोर राव की शहादत के बाद जब देव जी को प्रधानमंत्री महासचिव बनाया गया, तो ये चले गए पुलिस के पास सरेंडर करने के लिए। पहले इनकी पत्नी चली गई थी, भाभी भी चली गई और अब जो है खुद भी जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको सीपीआई माओवादी की जो तेलंगाना की इकाई थी, उन्होंने इनको व्यक्तिगत बयान बताया और जो संघर्ष को है जारी रखने की बात कही। 20 सितंबर 25 को एक पत्र जारी हुआ था सेंट्रल कमेटी की तरफ से, जिसमें से इनको प्रवक्ता पद से हटा दिया गया और उनके हथियार को जब्त करने का निर्देश दिया गया। जिसमें पीपुल्स गुरिल्ला आर्मी को बाकायदा आदेश दिया गया कि अगर वो हथियार जमा नहीं करते हैं तो हथियार बाकायदा उनसे जब्त किया जाए, छीन लिया जाए। अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर एक खूनी संघर्ष माओवादियों के अंदर भी हो जाएगा और उम्मीद करते हैं कि ऐसा ना हो, क्योंकि अगर हथियार किन्हीं का नहीं होता, हथियार जो शहीद हुए हैं लोग हथियार को लाने में, वो पूरी पार्टी ने किया है, वो किसी का व्यक्तिगत नहीं होता। जब आप पार्टी छोड़ रहे हैं, जब आप पुलिस के पास जा रहे हैं, तो हथियार जिनका है उनको वापस कर देना, ये एक उनकी एक नियमावली में निर्दिष्ट है। वेणुगोपाल जो रहे हैं बहुत ही लोग उनको उन पर भरोसा करते रहे हैं, लेकिन जिस तरह भरोसा उनका टूटा है, उसका भी एक प्रतिक्रिया इस रूप में आया है कि अ, लोग जो है इनको गद्दार भी अब बोलने लगे हैं। लेकिन गद्दार बोलना क्या क्या बोला जाए, इस पर जो है पार्टी ही डिसीजन लेगी, पार्टी ही तय करे बताएगी। लेकिन सरकार का कहना ये है कि ये शारीरिक रूप से अस्वस्थ थे, शिथिल हो गए थे, 70 साल की अधिक उम्र हो गया था, जिस कारण कि ये जो है मतलब शिथिल हो गए और सरकार के पास सरेंडर करने के लिए आ गए। प्रथम दृष्टया तो उनको संगठन से प्रवक्ता पद से निकाल दिया गया है और कहा गया है कि ये मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवाद की जो विचारधारा है, उससे वे अलग हट गए हैं, विचलन कर गए हैं। पार्टी ने हथियार जब्त करने का आदेश दिया है और इस तरह से संभव है कि अगर वो हथियार जमा नहीं करते हैं, तो पार्टी इन पर कड़ी कार्रवाई कर सकती है। तो ऐसे में अगर वो खूनी संघर्ष को जन्म देने की कोशिश करते हैं वेणुगोपाल अगर और हथियार जमा करने से इनकार करते हैं, तो उनको निश्चित तौर पर विश्वासघाती या गद्दार के तौर पर चिन्हित पार्टी करेगी। और ऐसा होता अगर है तो भारत के इतिहास में नहीं बल्कि दुनिया के इतिहास में यह वह पहली घटना होगी जबकि पार्टी में रहते हुए किसी व्यक्ति ने पार्टी के वरिष्ठ नेता ने इस तरह से पार्टी के अंदर ही पार्टी क्लैश की बात कही है और सरकार के पाले में जा गिरी है। जो पहले डीआरजी के तौर पर किया जाता था, वह अब जो है एक बड़े पैमाने पर इस तरह से किया जाएगा। हालाँकि ऐसा लगता नहीं है कि वेणुगोपाल जैसे पुराने जो माओवादी रहे हैं, वो हथियार पर इतनी ज़्यादा 3-5 करेंगे। वो निश्चित तौर पर उनको वो वापस ही उनको कर देना चाहिए। नहीं तो पार्टी बहुत ही बड़ी है, भले ही कई नीतियों के कारण, कुछ कमजोरियों के कारण पार्टी सिमट गई है, लगातार हमला करने की वजह से सिमट गई है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि सरकार अगर नमला किशोर राव के बाद जो महासचिव बनने के बाद बारी थी वेणुगोपाल की, अगर ये वेणुगोपाल का अगर संबंध साबित हो जाता है कि इसे ये अमित शाह से रहा है और जिस कारण दोनों मिलकर प्लान बनाए हैं, ये पार्टी को समाप्त कर देंगे और इस तरह से चीज़ों को चलाएँगे आगे, तो निश्चित तौर पर पार्टी के लिए बहुत ही बड़ी संकट भी होगा। मतलब उनके साख पर भी असर पड़ेगा कि कब कौन बदल जाएगा, कोई नहीं जानता। लेकिन एक साथ मैंने पहले शुरू में ही कहा था आपको कि क्रांति की ज़रूरत ब्राह्मणों को नहीं है। इस समाज के जो अंदर ब्राह्मणवादी सोच है, उनके कल्चर के लोग हैं, क्रांति की ज़रूरत उन्हें नहीं है। क्रांति की ज़रूरत इस देश के दलित, शोषित, उत्पीड़ित महिलाएँ, आदिवासी, अल्पसंख्यक इन लोगों को है। तो क्रांति अगर इन लोगों को है, तो अगर ब्राह्मण लोग उसमें आते हैं, ब्राह्मण कल्चर के लोग डेवलप उसमें करता है, तो कहीं न कहीं वो पार्टी को एक लड़ाई में जाकर के एक स्तर पर जाकर के वो रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन चूँकि अब सीपीआई माओवादी के अंदर में शोषित समाज के ही लोग ज़्यादा मौजूद हैं और जिन्हें क्रांति की सबसे अधिक ज़रूरत है, वही मौजूद है, तो निश्चित तौर पर ये लड़ाई
रुकेगी नहीं, आगे ही चलती जाएगी। और अगर ये वेणुगोपाल अगर विरोध करते हैं चीज़ों को, इसका खामियाज़ा उन्हें जैसा कि उनके नोट में भी लिखा हुआ है, भुगतना पड़ेगा और संभव है पार्टी उनका एनिहिलेशन भी कर सके, तो कर देगी वो। तो लेकिन ये एक बड़ी ही विभत्स स्थिति होगी, जिसकी कल्पना शायद कोई भी नहीं करेगा। और शोषण के खिलाफ जो संघर्ष चल रहा था, जुल्म के खिलाफ जो संघर्ष चल रहा था, उस पर एक क्वेश्चन मार्क भी लगेगा कि किस तरह के लोग इस तरह से संगठन में जुड़ जाते हैं और संगठन को ही ध्वस्त करने का प्रयास करते हैं। उम्मीद है वेणुगोपाल ऐसा नहीं करेंगे और वो उनका जो चीज़ है, जो पार्टी की चीज़ है, उनको वापस करके वो पुलिस के पास पहुँच जाएँगे। लेकिन एक चीज़ तो इससे तय हो गई है कि अमित शाह का भी जो उम्मीद था 26 मार्च 31 मार्च 1926 का पार्टी को खत्म करने का और वेणुगोपाल का माध्यम का जो था उसका करने का सरेंडर करने का, दोनों ही मामला खटाई पर गया है। रीजन मुख्य यही रहा है कि समाज के उन तबकों की पार्टी पर प्रभुत्व है, पार्टी नेतृत्व में मौजूदगी है, जिन्हें कि सचमुच में क्रांति चाहिए, कि सचमुच में सत्ता में बदलाव चाहिए, जिन्हें सचमुच में ही देश में कुछ नया करना है, नया दिखाना है। संभवतः यही लोग बिरसा मुंडा के असली अनुयायी हैं, यही लोग भगत सिंह के असली अनुयायी हैं। तो निश्चित तौर पर चीज़ें आगे बढ़ेगी, किधर जाएगी कोई नहीं जानता, लेकिन घटनाएँ घट रही है, लोगों की निगाहों में है, आप भी देख रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं? कमेंट करके हमें बताइए और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमसे जुड़े रहें। नमस्कार।